मित्र, आज हम खेती के वित्तीय विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वित्तीय विश्लेषण में बात करने के पहले मैं ये चीज़ बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब तक हम खेती के वित्तीय विश्लेषण को नहीं समझेंगे तब तक हम एग्रीकल्चर को या खेती को हम एक एंटरप्राइज का दर्जा नहीं दे सकते हैं। उस एंटरप्राइज के दर्जा तक पहुँचाने के लिए जितने सारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं, जो कि हम फाइनेंस में एक बड़े बड़े इंडस्ट्री में हम आज तक यूज़ करते हुए आए हैं, उसको उपयोग करते हुए आए हैं, उसके हिसाब से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह के फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण इस खेती में हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल एनालिसिस या वित्तीय विश्लेषण का क्या होता है। वित्तीय विश्लेषण तो एक प्रोसेस है जिसमें हम ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने डिसीजन को लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे कि हम उसको काम को आगे बढ़ाएंगे या नहीं करेंगे, क्या वो फायदे में हम कर रहे हैं या गैर फायदे में कर रहे हैं, या ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि उसके पहले अभी के या भविष्य के कुछ ऐसे काम होंगे जिनके ऊपर हम रोक लगा सकते हैं या फिर कुछ हम नया फेरबदल कर सकते हैं जो कि अपने फाइनेंशियल कंडीशन को हम इंप्रूव कर सकें। यह भी हम देखने की कोशिश कर सकते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के कि एग्रीकल्चर के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे पूरे इस परिवेश में क्या है, जो कि हम खेती कर रहे हैं, लेकिन हम किस आधार पे हम इसको कह सकते हैं कि हम स्ट्रेंथ पे हैं। अब एक सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल एनालिसिस का सबसे अमूमन तरीका जो होता है कि कॉस्ट और बेनिफिट, जो हमारी लागत मूल्य है और हमारी जो आवक है, वो समय समय पर हमारे लिए हो सकता है कि उसको अगर जो हम कॉस्ट और आवक, कॉस्ट और बेनिफिट दोनों को हम देखने की कोशिश करें, कंपेयर करने की कोशिश करें, तो हमको पता चलेगा कि वो जो प्रोजेक्ट है, कोई भी काम जो है, जो खेती जो है, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं प्रॉफिटेबल है। उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR और एक सेंसिटिविटी एनालिसिस, इन सब जो टूल्स हैं उनसे हम जान सकते हैं कि क्या हम फाइनेंशियल एनालिसिस के किस मोड़ पे हम खड़े हैं। इसमें स्टेप्स क्या क्या हो सकता है। पहले तो क्या है कि आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कॉस्ट, आपकी लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य का मतलब यह हुआ कि मैं अगर जो कोई सीड, फर्टिलाइजर, पानी या टेक्नोलॉजी, कुछ भी चीज मैं ले रहा हूं तो सबके ऊपर एक कॉस्ट आ रहा है। वो तो सीधी कॉस्ट जो कि मैं मार्केट में पे कर रहा हूं वो है। अब इस कॉस्ट को हमें यह भी समझने की जरूरत है कि क्या हम फैमिली कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट, वो सब सारे चीज का एक अवलोकन करते हुए एक आंकड़ा अपने पास रखते हैं। इन सारे कॉस्ट को एक जगह हम आइडेंटिफाई करें, फिर हम बेनिफिट क्या है कि उससे हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है। बाजार का जो भाव है, हो सकता है कि वो भाव एक मंडी में X मिले और दूसरे मंडी में Y मिले, लेकिन फिर भी हम उसको बेनिफिट के तौर पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमको बेनिफिट मिल रहा है। हो सकता है कि कभी कभी सिर्फ बाजार आधारित जो पैसे जो हमें मिल रहे हैं वो हमें बेनिफिट दिखता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्रॉप लगाने से हमें अपने खेत के जो उत्पादक तत्व जो होते हैं उनको बढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट में आया और उसको भी हमको कहीं ना कहीं अकाउंट करने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि ये पूरे बेनिफिट और कॉस्ट को एंटर करने के बाद जब फाइनेंशियल कैलकुलेशन में डालेंगे तब हमको पता चलेगा कि वो प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है। अब इस पूरे कॉस्ट के पहलू को हम दो तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट, और दूसरा होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट का मतलब यह हुआ कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और जैसे नॉन कंज्यूमेबल मटेरियल जैसे है, जो कि हम बार उपयोग करने की जरूरत नहीं होती है, उसको हम डालने की कोशिश करते हैं, उसको हम कैपिटल कॉस्ट। जैसे हमने कोई डेयरी फार्म किया और डेयरी फार्म के लिए हमने कोई उसके लिए शेड बनाया तो वो कैपिटल कॉस्ट में आता है। डेयरी फार्म के लिए हमने मान लीजिए कि कोई दूध निकालने का मशीन खरीदा तो वो एक कैपिटल कॉस्ट में आता है। और उसके वैल्यू को डिप्रिशिएट करते करते, मतलब हर साल जैसे किसी की लाइफ पीरियड होती है, उसका डिप्रिसिएशन निकालते निकालते जो भी उसका डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू आता है वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। उसका कैपिटल कॉस्ट का बजट, कैपिटल कॉस्ट की जो मात्रा होती है हम अपने बैलेंस शीट में उतना डालते हैं। दूसरा होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब हुआ कि जो एक्सपेंस हमने इनकर किए हैं जब हम प्रोजेक्ट को लगा रहे थे।
अब उसमें स्टेशनरी, बैटरी, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इक्विपमेंट, हायरिंग, ट्रैवल जो भी हुआ, इसमें हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को जरूर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वो सारा ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें आ जाना चाहिए। इस ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम कोई डिप्रिसिएशन नहीं करते हैं और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो होगा इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली आता है। बेनिफिट्स, अब बेनिफिट्स कॉस्ट की तो ये दो अलग अलग पहलू हुए, कैपिटल कॉस्ट और रिकरिंग कॉस्ट, मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट जिसको मैंने बताया, और दूसरा होता है बेनिफिट। बेनिफिट्स में उसको कभी कभी वैल्यू हम दे सकते हैं, कभी कभी वेटेज दे सकते हैं, जो कि अलग अलग वैल्यू, अलग अलग बेनिफिट अलग अलग तरह से आता है, इसलिए हम उसको कभी वैल्यू में देखते हैं, कभी पैसे के तौर पे वैल्यू होगा, कभी पैसे के तौर पे नहीं होगा, इसलिए वेटेज की बात मैंने की। अब वैल्यू जो है वो मनी के तौर पे, पैसे के तौर पे कैसे दे सकते हैं, ये अलग अलग समय पे बदलते रहता है। जैसे वैल्यू, जैसे आज मुझे 100 रुपया मिला, लेकिन अगले साल इस 100 रुपए का वैल्यू शायद रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से 110 रुपए हो जाएगा, क्योंकि जो आज मेरे पास 100 रुपए है, अगले साल मार्केट में वो 110 रुपए के बराबर होगा। अब ये जो चीज है उसकी वैल्यू उसी हिसाब से हम पुटअप करते हुए अपने फाइनेंशियल एनालिसिस को देखते हैं। इसलिए अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे हम उसको वैल्यू को देखेंगे, तब जाकर के हमें ये पता चलेगा कि उसकी बेनिफिट हम कहां से ले रहे हैं। इसके ये पूरे करने के बाद हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि हमको कंपेयर करने में मदद करता है कि जो पहले था आज से 10 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले, आज के दिन में उसका वैल्यू उसका क्या है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, आज के दिन में उसकी वैल्यू क्या है। अब इस पूरे वैल्यू को देखने के लिए वो अलग अलग फैक्टर होता है, जो कि हम चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी, जैसे हम एक काम करते हैं कि डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाते हैं, जैसे डिस्काउंट रेट बाई 100, डिस्काउंट रेट जो भी हुआ उसको हम डिस्काउंटिंग वैल्यू के हिसाब से लगा करके ये देखते हैं कि उसकी आज की वैल्यू क्या है, और तब हम उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने की कोशिश करते हैं। अलग अलग टेक्निक्स जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस में हम यूज करते हैं, एक पहला सिंपल और क्विक एनालिसिस मेथड है पेबैक पीरियड, मतलब जो हमारी लागत मूल्य है वो कितने साल में हमको वापस मिलने की बात आ रही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसमें रिटर्न हमको कम मिलना शुरू हुआ, मतलब 10% रिटर्न मिल रहा है कि 20% मिल रहा है। अगर जो वही पैसा हमने कहीं पे लगाया होता दूसरे जगह पे, तो वो उसके तुलनात्मक अध्ययन के हिसाब से हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा वहां पे कितना मिला और यहां पे कितना मिलेगा। लेकिन हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो इस मामले में भी देखने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन हमने 100 रुपया लगाया तो उसका 120 मिला कि 150 मिला, तो कितने परसेंटेज के टर्म्स में हमको फायदा हुआ। उसमें हो सकता है कि इन्फ्लेशन को भी अकाउंट करना पड़ेगा। लेकिन अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस में एक मेथड होता है जिसमें हम नेट प्रेजेंट वैल्यू लगाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और बीसी कॉस्ट रेशियो को बताते हैं, और फिर इंटरनल रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न को देखते हैं। पेबैक पीरियड क्या होता है? पेबैक पीरियड को डिटेल में देखा जाए तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड्स है जिसमें हम इनिशियल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट को आउट ऑफ सब्सीक्वेंट कैश फ्लो में देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी हुआ और उसको भाग करते हैं एनुअल रिटर्न से, दैट मीन्स इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को अगर जो एनुअल रिटर्न हम मानते हैं, तो उसको अगर जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसको भाग करें अगर जो एनुअल रिटर्न से, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा पेबैक पीरियड होगा। नेट इनकम उसको बोलेंगे ग्रॉस इनकम माइनस द टोटल कॉस्ट। और पेबैक पीरियड का मतलब हो जाएगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए हमने किसी चीज में 30,000 रुपए लगाए और हर साल उसमें 5,000 रुपए आ रहा है, तो 5,000 रुपए हर साल आ रहा है, दैट मीन्स उसका पेबैक पीरियड 6 साल होगा। उसी तरह से अगर जो मैं एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि किसी फार्मर ने अगर जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और हर साल का एनुअल रिटर्न उसका 5,000 है, तो उसका पेबैक पीरियड 4 साल में आ जाता है। तो ये 2 लाख नहीं बल्कि 20,000 है और हर साल 5,000 उसका रिटर्न आता है, तो उसका पेबैक पीरियड 4 साल होता है। इसी तरह से पेबैक पीरियड को अगर जो वेरिंग एनुअल रिटर्न होता है, अलग अलग वर्ष में अलग अलग रिटर्न आता है, तो भी हमको निकालने की जरूरत पड़ेगी कि कैसे वो रिटर्न हमको मिल रहा है। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो एनुअल रिटर्न, ये परसेंटेज के तौर पर निकलता है, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एनुअल रिटर्न को डिवाइड करने के बाद आता है। और जो रिटर्न अगर जो यूनिफॉर्म हुआ, अगर जो एक समान हुआ, तो हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता चलता है। इसी तरह से डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हम बनाएंगे कि 10% हुआ कि 5% हुआ, उसकी वैल्यू जो 100 रुपए थी उसको 110 रुपए हुआ कि 120 रुपए हुआ कि 111 रुपए हुआ, ये सब हमें पता चलेगा। और मैथमेटिकली इसके फॉर्मूलाज हैं,
जो कि आपके रीडिंग मटेरियल में दिए हुए हैं, और उसमें से आपको जानकारी मिलेगी कि ये कैसे हम एनपीवी निकालेंगे और बीसी रेशियो निकालेंगे और आईआरआर निकालेंगे। एनपीवी भी उसी तरह से कंसिडर किया जाता है, जो कि फाइनेंशियल वायबिलिटी किसी प्रोजेक्ट का क्या है उससे हमको जानकारी मिलती है। ये पूरे जो डिस्काउंटेड वैल्यूज जो हम आपको बता रहे हैं, उस डिस्काउंटेड को अगर जो एक साथ हम इकट्ठा करें, जो कि अलग अलग साल में जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, जैसे मान लीजिए किसी साल में 10,000 किया, 20,000 किया, 30,000 किया, तो टोटल जो 60,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, वो उसको अगर जो अलग अलग वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, तो जो डिस्काउंटेड रिटर्न होगा उसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट से हम देखने की कोशिश करेंगे। और नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट जो है, वो जो वैल्यू जो बी जो था और सी जो था, मतलब कि जो पहले जो वैल्यू था और उसके बाद का जो आपको रिटर्न जो मिल रहा है, उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू अभी निकाल करके उसको हमको मालूम चलेगा। इसलिए सम ऑफ द डिस्काउंटेड इनकम माइनस सम ऑफ द डिस्काउंटेड कॉस्ट जिसको बोलते हैं, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। इसी तरह से बीसी रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाला जाता है। इसी तरह से जितना ज्यादा हमको रेशियो होगा उतना अच्छा रिटर्न होगा। बीसी रेशियो जितना अच्छा ऊपर जाता है, जैसे 10%, 20%, 50%, या कभी कभी बहुत अच्छा माना जाता है कि 20% से ऊपर ही हमारा बीसी रेशियो आना चाहिए। जो डिस्काउंटेड इनकम है और जो डिस्काउंटेड कॉस्ट है, उस दोनों को डिवाइड करने के बाद हमको बीसी रेशियो मिलता है। और लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, उसमें हमको ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक क्राइटेरिया होता है। इसी तरह से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है कि ये डिफाइन करता है कि डिस्काउंट रेट कितना है, जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो बाद में जाकर के अमुक साल के बाद जीरो वैल्यू पे आ जाए। मतलब ये हुआ कि ये पूरी एक प्रक्रिया है जो कि हम पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी जो देखते हैं एक प्रोजेक्ट में कि कितना हमको बेनिफिट मिलने वाला है। और ये आईआरआर का जो फॉर्मूला होता है वो है सम ऑफ द डिस्काउंटेड इनकम बाय सम ऑफ द डिस्काउंटेड कॉस्ट। ये जो पद्धति मैंने बताया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बीसी रेशियो, ये सारे पद्धतियों को निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि कोई भी चीज में हमें कितना आवक है, कितना हमको बेनिफिट हो रहा है, और हमारी लागत मूल्य जो थी उसके सामने हमको क्या रिटर्न मिल रहा है। इस पूरे बीसी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को समझाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके महत्व और इसके ऊपर जो क्या हम एक्चुअली हमको ध्यान क्यों देना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी आपको इस सेशन में मिली है। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी आग्रह यह है कि आप मैनेज के वेबसाइट को देखिए और फिर मैनेज के द्वारा दिए हुए रीडिंग मटेरियल पर भी आप ध्यान देने की कोशिश करें। धन्यवाद।